जय हिंद के साथ करते हैं स्वागत। पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं 21 और 22 के सेशन के लखनऊ विश्वविद्यालय के, और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई यूनिवर्सिटियां हैं सेंट्रल, और लखनऊ के नाम से आप ये मत समझिएगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटर की बात कर रहे हैं। लखनऊ स्टेट यूनिवर्सिटी की आपसे बात होने वाली है। पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, पहली बात। 21 और 22 का सेशन है, दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि 46 सीट है, 46 सीटें हैं पार्ट टाइम पीएचडी की, 1246 सीट है फुल टाइम पीएचडी की। यानी कि जो बच्चे डिस्टेंस माध्यम से पीएचडी करना चाहते हैं, करने के इच्छुक हैं, उनकी 46 सीटें हैं, और जो लोग रेगुलर माध्यम से पीएचडी करना चाहते हैं उनकी सीटें 1246 है। टोटल 37 सब्जेक्ट हैं जिसमें पीएचडी की सीटें आई हैं। पार्ट टाइम पीएचडी की सीटें कुछ सब्जेक्ट में नहीं आई हैं, लेकिन रेगुलर पीएचडी की सीटें सभी सब्जेक्ट में आई हैं। सीटों की संख्या आप वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा। उसको बताते हुए 5 मिनट में वेस्ट नहीं करना चाहता। जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। वीडियो को पूरा मत देखिएगा, जितना समय हो आपके पास उतना वीडियो देखिएगा, और जितना भी वीडियो देखेंगे उतना ही सवाल कीजिएगा। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लखनऊ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये फॉर्म आया है पीएचडी का। पार्ट टाइम और फुल टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बात और कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस को सबमिट करेंगे, तो हो सकता है आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फ़ीस सबमिट करेंगे, आपके अकाउंट से बैलेंस कट जाए, लेकिन हो सकता है आपको ये बताए कि आपका फ़ीस सबमिट नहीं हुआ या कन्फर्मेशन पेज ना निकले। यदि ऐसा आपके साथ होता है तो ध्यान रखिएगा, दोबारा से फ़ीस को पेमेंट मत करिएगा अगले 72 घंटे तक। यदि आपके अकाउंट से बैलेंस कट जाता है लेकिन आपको शो करता है वेबसाइट पर कि रजिस्ट्रेशन का फीस सबमिट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में दोबारा फीस सबमिट नहीं करनी है आप सभी लोगों को अगले 72 घंटे अर्थात अगले 3 दिनों तक। और यदि अगले 3 दिन के बाद आपको मालूम चलता है कि आपका फीस सबमिट हो गया है, कन्फर्मेशन पेज आ गया है वेबसाइट आपके यूज़र आईडी पर और ईमेल पर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 3 दिन के बाद यदि आपको लगता है कि नहीं अकाउंट से पैसा कट गया है और अभी तक कन्फर्मेशन पेज नहीं आया है, उस कंडीशन पे आप तब दोबारा फीस पेमेंट करने का प्रयास करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जो फीस पहले सबमिट कर दिया है वो रिफंड होगा या नहीं होगा, उसको लेकर मेरे पास तो कोई इसका जवाब है नहीं। यूनिवर्सिटी से आप संपर्क करिएगा। हेल्पलाइन नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और मैं बता भी देता हूँ आपको 0522 4150 हेल्पलाइन नंबर है। टेक्निकल कोई इशू आपको होता है तो। दूसरी बात, यदि अप्लाई करते वक्त ऐसे कैंडिडेट हैं जो EWS कैटेगरी में आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, तो उन लोगों को एक इनकम का सर्टिफिकेट देना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यूपी गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, और पिछले 3 महीनों का बना हुआ होना चाहिए, पिछले 6 महीनों का बना हुआ होना चाहिए। इसके लिए यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन ब्रांच या अकाउंट डिपार्टमेंट्स या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से आप लोग संपर्क करिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रोस्पेक्टर में ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में भी। अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट यदि SC कैटेगरी के है, ST कैटेगरी का है, या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी का है, तो उसके पास अप्लाई करते वक्त उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और स्टेट यूनिवर्सिटी है तो रिजर्वेशन के नियम स्टेट के लागू होंगे, सेंट्रल के लागू नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप यूपी के बाहर के हैं तो आप अगर SC कैटेगरी में हैं तो SC में काउंट होंगे, लेकिन आप मान लीजिए दिल्ली के रहने वाले हैं और SC कैटेगरी में हैं, आप बिहार के रहने वाले हैं SC कैटेगरी में, लेकिन जब आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो स्टेट यूनिवर्सिटी है तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेंट्रल के नियम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लागू होते हैं, स्टेट के नियम स्टेट यूनिवर्सिटी में लागू होते हैं। विशेष रूप से इसका ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें नोटिफिकेशन में दी गई हैं, इसके लिंक आपको वेबसाइट पर मौजूद जो नोटिफिकेशन है वहाँ आपको मिल जाएंगे। SC ST और PH कैटेगरी के बच्चों को नामांकन की फीस देनी है 1000 रुपये, और जो बच्चे जर्नल OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS कैटेगरी में आते हैं उनको देने होंगे 2000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म के। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस किसी भी कंडीशन में रिफंडेबल नहीं है। एक डेट को आप लोग नोट कर लीजिए, 15 जुलाई 2019। यदि आप OBC कैटेगरी में हैं, यदि आप OBC कैटेगरी में हैं तो आपका जो OBC का सर्टिफिकेट है इस डेट के बाद यदि बना है तो ही आप OBC कैटेगरी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में हैं या फिर आप EWS कैटेगरी में हैं तो आपका सर्टिफिकेट
यदि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है तो आपका सर्टिफिकेट 15 जुलाई 2019 के बाद का होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में है तो भी आपका सर्टिफिकेट 15 जुलाई 2019 के बाद का होना चाहिए। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा और आपका इनकम सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। 1 जनवरी 2022 के बाद का, इस बात का ख्याल रखिएगा। इनकम सर्टिफिकेट और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो भी आपका 2022 का ही बना हुआ होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन के अगले पीडीएफ फाइल में इस बात को ध्यान से कहा गया है, पेज नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ कह लीजिए या सेंटेंसेस में कह लीजिए, ठीक है। जो भी आपके सर्टिफिकेट है, ये मैं डॉक्यूमेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अप्लाई करते वक्त में आपको डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर देने होंगे। यदि वहाँ आपने गलत जानकारी भर दी तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एंट्रेंस नहीं दे पाएंगे, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में होंगे तो इंटरव्यू के लिए कॉल या मेल नहीं आएगा और मालूम चलेगा रीज़न कि आपने गलती से गलत जानकारियाँ फिलअप कर दी। इसीलिए मैं आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन पहले ध्यान से समझा रहा हूँ और मैं नहीं जानता कि आप कितना समझ पाएंगे। एक और बात, जो बच्चे ट्रांसजेंडर कैटेगरी में आते हैं तो उनके पास भी ट्रांसजेंडर वो हैं इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे किसी भी स्टेट के वो रहने वाले हों। और वो अलग बात है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा ट्रांसजेंडर कहीं हैं तो हमारे बेहतरीन राज्य उत्तर प्रदेश में, जिसको मैं तहे दिल से सलाम भी करता हूं और ट्रांसजेंडर के लिए इतना बेहतरीन काम भी कर रहा है 18 और 19 से, और बाकायदा उसके लिए आयोग का भी गठन किया गया है। तो उसके लिए योगी सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी मेरी तरफ से। एक और बात, सर्टिफिकेट आपको बता दिए, आपको मैंने फीस बता दी। फ़ोटो और साइन जो अपलोड करेंगे आप लोग अपडेटेड होनी चाहिए, रिसेंट होने चाहिए, नए होने चाहिए और पिछले 90 दिनों से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि 2 साल 5 साल पुराना फ़ोटो सेव करके रखते हैं ईमेल आईडी फ़ोन में, उसी को स्कैन करके अपलोड कर देते हैं। ये गलती मत कीजिएगा। आपका फ़ोटो और साइन पिछले 90 दिनों से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपलोड करते वक्त तो अपलोड कर देगा सॉफ्टवेयर आपका, लेकिन यदि फाइल को स्कैन करने में, डिटेक्ट करने में सॉफ्टवेयर को तकलीफ हुई तो हो सकता है आपका एडमिट कार्ड ही इशू ना हो। तो इसलिए नया फ़ोटो पिछले 1 महीने का, 2 महीने का या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने पुराना ही फ़ोटो लगाइएगा। और यही बात आपके जो सिग्नेचर है, साइन है, इस पर लागू होगी। और फॉर्म का और फोटो का और साइन का जेपीजी फॉर्मेट ही रखिएगा, पीएनजी मत रखिएगा, पीडीएफ मत रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपके क्या लगेंगे वो आपको मालूम ही है, 10th 12th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, यूजी पीजी के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है। यदि पीजी का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट को वेटेड कर दीजिएगा। एक बात और, ये नियम है अगला एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी का, यदि आपका पीजी का लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर चल रहा है तो अप्लाई करने के लिए आप 100% एलिजिबल है। यदि आपको पीजी पास करे हुए 1 साल 2 साल या 3 साल हो गया है तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यदि आपका पीजी के 4th सेमेस्टर या फाइनल ईयर के एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। आपका पीजी चाहे उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश के बाहर के किसी अन्य शहर या राज्य से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना पीजी चाहे एमकॉम हो, एमएससी हो या एमए हो, चाहे डिस्टेंस माध्यम से किया हो, रेगुलर माध्यम से किया हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से क्या हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 100% अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कई महीनों बच्चों को मन में ये होते हैं कि हमारा पीजी तो उत्तर प्रदेश से नहीं है, हमारा पीजी तो दूसरे राज्य से है, हमारा मास्टर्स तो डिस्टेंस माध्यम से। ये रूल्स हैं, अलग अलग हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसमें अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक और बात, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है तो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश के अंदर ही होंगे, इस बात का भी विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर ही आप लोगों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे, घबराइएगा मत। ऑफलाइन पेपर होगा, आपको सेंटर पर जाना है, OMR सीट मिलेगी आपको, वहाँ से कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसके आपको जवाब देने हैं। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, घबराने की बात तो बिल्कुल नहीं है। हम हैं तो क्या गम है। और जो भी आपको बातें बताई उसको लेकर आपके पास कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा और फॉर्म को भर दीजिएगा। अगर आप चाहें कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना सकता हूं, लेकिन समय बहुत लगेगा, तो उससे अच्छा है कि सीटों को तो आप वेबसाइट पे देख ही लीजिएगा किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। लेकिन फिर भी कोई जानकारी को लेकर कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए मंच खुला हुआ है, आप कभी भी कैसा भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं इस यूनिवर्सिटी का, चाहे पार्ट टाइम PhD का हो चाहे फुल टाइम PhD का हो। और फॉर्म भरने के बाद के अगले स्टेप क्या होंगे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, एंट्रेंस के पैटर्न के, उसके बाद सनॉप्सिस के यानी कि रिसर्च प्रपोजल के, उसकी बातें मैं आपसे आगे करूंगा। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें देखिए जो नोटिफिकेशन है ना, इसमें एक बात और कही गई है एलिजिबिलिटी को लेकर, खासकर इसमें एक प्रोस्पेक्टर का
ये पॉइंट नंबर 8 2.3 बता रहा है कि एमफिल वाले बच्चे भी एग्जाम्प्टेड हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। अब ये कंफर्म मैं नहीं कह सकता। और एक और बात ध्यान से उतर गई मेरे, जो पीएचडी का नया ऑर्डिनेंस आया है ना, जानते हैं ना, मार्च 2022 में नया ऑर्डिनेंस आया था, वो ऑर्डिनेंस इस सेशन पे लागू होगा। पीएचडी का जो नया ऑर्डिनेंस था वह ऑर्डिनेंस का सेशन इस सेशन पे लागू होगा। ऑर्डिनेंस, इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। और जिन बच्चों ने एमफिल कर लिया है या एमफिल कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको 5% का रिजर्वेशन या उनको परसेंटेज ऑफ नंबर में तो रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। 50% नंबर आपके होने चाहिए अप्लाई करने के लिए, यदि आप SC ST प्रियोरिटी कैटेगरी में हैं, और बाकियों के लिए 55% नंबर होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। इन बातों का ध्यान रखिएगा। और रूल्स एंड रेगुलेशन का पूरा एक PDF फाइल का लिंक है, वो भी मैं आपको दे दूंगा, और इसको आप देख लीजिएगा। और पार्ट टाइम PhD के रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर भी एक PDF फाइल का लिंक है, वो भी आपको दे दूंगा, क्योंकि सभी बातें वीडियो में बताना संभव नहीं। लेकिन जो भी नोटिफिकेशन आपको दिए जाएंगे, जो भी जानकारी आपने वीडियो से प्राप्त की, उन दोनों को समझने में या स्पष्ट तरीके से आपको प्राप्त ना हुई हो, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। लेकिन अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा है या 1-2 सेकंड का 1-2 मिनट का वीडियो देखा और आपने सवाल कर दिया, मान लीजिए मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात वीडियो के लगभग 9 मिनट के बाद की है, अगर आप वीडियो के स्टार्टिंग के ही 2 मिनट में सवाल कर देंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो अफसोस होगा मुझे जवाब देने में, जवाब तो आपको मिलेगा नहीं। तो इसीलिए 10-12 मिनट का वीडियो है, उसको पूरा देखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद कोई उलझन हो, डाउट हो, शंका हो, सवाल हो आपके दिल में, दिमाग में, लीवर में, किडनी में, बॉडी में, कहीं भी, या आपके किसी मित्र में, मित्र के मित्र में, तो सवाल का स्वागत है और जवाब का स्वागत मेरी तरफ से कर दिया जाएगा और अगले 24 घंटे में आपको जवाब भी दे दिया जाएगा। इस विश्वविद्यालय को लेकर आप कोई और जानकारी, कोई और वीडियो या इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं, किस विषय पर चाहते हैं, सारे सवाल इस वीडियो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि अगला वीडियो बनाते वक्त आपके सभी महत्वपूर्ण सवालों को लिया जा सके और नई जानकारी कोई आती है वेबसाइट पर, उसकी सूचना भी आपको दी जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सभी को पुनः जय हिंद, सलाम।